फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो कई बार कहते हैं कि उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, जो अच्छा सामग्री है, अध्ययन सामग्री जो अच्छी है वो नहीं मिल पाती है। देखिए, होता क्या है कि जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो इस तरह के और भी आर्टिकल्स आते हैं, कई बार हम लोग उन्हें मिस कर देते हैं। जैसे कि आज के जो मैं आपको एडिटोरियल्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो हिंदी भाषा में है और हिंदी में होने के साथ साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इनसे आपके जो टॉपिक्स हैं उनकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है और बड़े ही अलग तरीके से तैयारी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो जिस तरह से इन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है उससे आपको कुछ नई बातें भी जानने को मिल जाएंगी। तो आपको बस करना ये होता है कि आप ध्यान से ऐसे कंटेंट को फॉलो करें। इसके साथ ही आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स वगैरह बना लें। अब देखिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो वहां पे आपको मैं ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में दे देता हूँ। और अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहां ऐसे में आप जो आपकी नोटबुक होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला आर्टिकल है हमारा वो लिया गया है दैनिक भास्कर से और इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ की जो न्यायालय की व्यवस्था है उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो न्यायालय है हमारा, जाहिर सी बात है एक लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है या सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। क्योंकि देखिए, संसद तो कानून बना देगी और प्रशासन उसे लागू कर देगा, लेकिन इस बीच में अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय हो जाता है, आपके अधिकारों का कोई हनन हो जाता है या आपके साथ कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण संस्थान है, न्यायालय, वहां पे आप जाएंगे। तो इसलिए न्यायालय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर भारत में क्या देखा गया है कि जो न्याय है वो अमीर लोगों को आसानी से मिल जाता है, या कह लीजिए जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनके पक्ष में झुका हुआ है, और जो गरीब है उनको न्याय बहुत देर से मिलता है। और देखिए, दूसरी एक इसका पक्ष ये भी है कि अगर आप देखें कि दंड किन लोगों को मिलता है ज्यादा, उसमें भी गरीबों को जल्दी और ज्यादा दंड मिल जाता है। उसका कारण है कि इनके पास वकील वगैरह करने के लिए उतना पैसा नहीं होता है। तो न्याय को हमें ऐसा बनाना होगा कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां तक न्याय पहुंच सके और सभी को जल्द न्याय मिले और सही न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि कोई रसूखदार इंसान है, उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो फैसला ही नहीं होने दे रहा है, न्याय नहीं मिलने दे रहा है, जांच की प्रक्रियाओं को सही से नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे में दो चीजें हैं, एक तो जल्दी न्याय होना चाहिए और दूसरा सही न्याय होना चाहिए। अब इसी के बारे में देखिए, कुछ चीजें बताई गई हैं कि वर्तमान समय में ऐसा क्या क्या किया जा सकता है जिसकी मदद से न्याय पाने में आसानी हो सके। यानी कि ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस, ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस यानी कि न्याय पाने में आसानी हो सके, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मुख्य बातें शुरू होती हैं। जो यहाँ पे आप बातें आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये इसमें से अधिकतर आपने पहले नहीं सुनी होंगी, और यहाँ पे ये जो बातें बताई गई हैं निश्चित रूप से आपको दूसरों से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगी। देखिए, पहला पॉइंट है, अदालतों में काउंटर में फाइलिंग के साथ ई फाइलिंग को व्यापक और सुविधाजनक बनाया जाए तो वादकारियों के साथ अदालती स्टाफ को भी राहत मिलेगी। देखिए, क्या होता है, जब हम लोग जनरली सोचते हैं किसी भी जगह पे सुधार करने के बारे में, तो हम लोग सोचते हैं केवल कड़े कानून बना दिए जाएं, जो गलत कर रहे हैं उनको दंड दे दिया जाए, तो इससे हर चीज बहुत सिंपली सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, क्या है कि जो काम कर रहा है वो मनुष्य है। अगर उसको काम काज की बेहतर सुविधाएं आप देंगे, जो व्यक्ति काम कर रहा है अगर उसको आप काम काज की बेहतर सुविधाएं देंगे, तो यही तो मानव संसाधन होता है। तो मानव संसाधन जो हमारा है वो बेहतर काम कर पाएगा। और एक ऑफिस में बैठा व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, उतना तेज तरीके से न्याय मिलेगा, या कोई भी व्यवस्था उतनी ही तेज होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है जो अदालतों में काउंटर होते हैं जहाँ पे केस की फाइलिंग की जाती है, तो फाइलिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को भी मान्यता दी जाए, ई फाइलिंग केस की जा सके। इससे क्या होगा कि जो वादकारी है यानी कि जिसका मुकदमा है उसको तो आसानी होगी ही। यानी जैसे आपने मुकदमा किया है, आपको कोई मुकदमा करना है तो आपको तो आसानी होगी, साथ ही जो अदालत का स्टाफ है उसको भी राहत मिलेगी। और जो उसको राहत मिलेगी अदालत के स्टाफ को, तो जाहिर सी बात है उसकी जो कार्य क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, आधार के माध्यम से हस्ताक्षर करने पर शपथ पत्र जरूरी नहीं रहे तो गरीब वादकारियों को बेवजह की भाग दौड़ से राहत मिलेगी। देखिए, एक ये और भी अच्छी बात बताई गई कि आधार के माध्यम से जब आप हस्ताक्षर कर रहे हैं यानी डिजिटल हस्ताक्षर कर रहे हैं,
तो फिर शपथ पत्र वगैरह की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो गरीब बातकारी हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उन्हें जो बेवजह इधर से उधर भागना पड़ता है ये शपथ पत्र वगैरह के लिए, वो नहीं करना होगा। डिजिटल सुनवाई के दौरान अब अभियुक्त और गवाहों को अदालत में नियमित हाजिरी से छूट मिल रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिरी करने का नियम बने, तो पुलिस विभाग पर भी दबाव कम होने के साथ मामलों की सार्थक सुनवाई भी होगी। यानी कि डिजिटल सुनवाई जैसे आजकल चल रही है कोरोना के टाइम में, अगर ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाहों को हाजिर करने की अनुमति दे दी जाए, तो पुलिस को भी जो कोर्ट में गवाहों को लेकर दौड़ना होता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, इन सब चीजों से पुलिस को भी राहत मिलेगी और जो मामले हैं, उनकी शीघ्र सुनवाई हो सकेगी। अगर सीधा प्रसारण संभव नहीं है, तो अदालत कार्यवाही का रिकॉर्ड मुकदमे से जुड़े पक्षकारों को उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जो ऐसे लोग, देखिए जिन्होंने मुकदमा किया है, दो पार्टी होती हैं जनरली जिन्होंने मुकदमा किया होता है, जो आपस में लड़ रही होती हैं, तो इनको जो है अदालत का जो मुकदमा चला है उसका जो रिकॉर्ड है, वो मिलना चाहिए। एक तरह से इनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि सुनवाई किस तरह से हुई। फिर देखिए, जो हाथरस में केस हुआ था, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समानांतर सुनवाई हो गई थी। यानी ये न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध है कि दोनों जगहों पे एक साथ समानांतर सुनवाई हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में दोहरी सुनवाई की गलतियां ना हो, इसके लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से चेकिंग की व्यवस्था बननी चाहिए। यानी कि कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होगी तो पता चलेगा किस मामले की सुनवाई किस कोर्ट में हो रही है। फिर सीएएससी की पहल पर कई अदालतों में A4 साइज के कागज को के दोनों तरफ इस्तेमाल की शुरुआत की गई है। एक देश एक कानून की तर्ज पर इसे देश की सभी अदालतों में लागू किया जाए, तो आम जनता की सहूलियत बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। तो एक ये जनरल पॉइंट हो गया कि A4 साइज का जो पेपर है, कई अदालतों में उसके ऊपर प्रिंटिंग चालू हो गई है, उसका उपयोग होना चालू हो गया है। जो सुशांत मामला है, देखिए इसके बारे में भी कहा गया है। सुशांत मामले में एक जज की बेंच के फैसले को नजीर मानते हुए अब छोटे और जो रेगुलर मामले हैं उनकी सुनवाई एक जज की बेंच को सौंप दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। देखिए होता क्या है, जब एक बड़ी बेंच होती है, तो जाहिर सी बात है मामले के निपटारे में भी ज्यादा समय लगेगा। तीनों मान लीजिए 3 जजों की बेंच है, तो तीनों जजों को उपस्थित होना पड़ेगा, मामलों की सुनवाई की जाएगी। मान लीजिए इनमें से 3 जजों में से कोई एक जज रिटायर हो जाता है, तो ऐसे में मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। लेकिन अगर एक जज के पास मामला है, जो छोटा मामला है, रेगुलर रेगुलर मामला है, अगर वो एक जज की बेंच के पास है, तो जाहिर सी बात है जल्दी सुनवाई हो सकेगी। तो ये भी एक नया पॉइंट है। देखिए आगे बताया गया है कि डिजिटल सुनवाई के दौरान कई अदालतों ने काले कोट और गाउन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जिला अदालतों में, बहुत सारी देश की जिला अदालतों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है, तो इसे अब वैकल्पिक करने पर विचार होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक जो मुकदमा चल रहा है उसमें जो जज हैं हमारे, जो वकील हैं, वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य हैं, उनको भी सर्दी गर्मी इन चीजों का एहसास होता है। तो वो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएं, या फिर कह लीजिए पूरी कार्य क्षमता के साथ काम कर पाएं, अधिक से अधिक काम कर पाएं, इसके लिए निश्चित रूप से उनको जो बेहतर वातावरण है वो उपलब्ध होना चाहिए। तो इसके लिए कई जगहों पे अभी जब डिजिटल सुनवाई चल रही थी, तो क्या किया गया था, काले कोट और गाउन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। तो ये चीज आगे भी जारी रहे, यानी कि ऐसी जिला अदालतें जहां एयर कंडीशन वगैरह नहीं है और इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, तो वहां पे इन चीजों की अनिवार्यता, काला कोट गाउन, इनकी अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है। फिर मुकदमों की सुनवाई की समयानुवधि सभी अदालतों में सुनिश्चित हो जाए, तो बौद्धिक विलास में कमी के साथ बेहतर सुनवाई और त्वरित फैसले होंगे। यानी कि किसी तरह का जो मामला है उसको कितने समय में निपटाया जाएगा, ये चीज भी तय कर लेनी चाहिए। और देखिए अदालती पॉइंट है कि सॉरी आखिरी पॉइंट है कि अदालतों के स्वदेशी डिजिटल नेटवर्क का विस्तार हो और वादकारियों को मुकदमे की नियमित सूचना जरूरी भेजने के नियम बने, तो कोर्ट कचहरी के बेवजह चक्कर से गरीब जनता को मुक्ति मिलेगी। अब देखिए क्या है, पहली चीज एक डिजिटल नेटवर्क बना दिया गया। दूसरी चीज है जो वादकारी है, यानी जिन लोगों का मुकदमा चल रहा है, उनको मुकदमे की जो सूचनाएं हैं वो डिजिटल माध्यम से रोज भेज दी जाएं। यानी आज आपके मुकदमे में क्या हुआ, कब आपकी तारीख है, ये सारी चीजें जो हैं, कब आपके मामले की सुनवाई होना है, ये सारी चीजें जो हैं ऑनलाइन कर दी जाएं। इससे क्या होगा, बार बार जो गरीब लोगों को, अब एक देखिए किसान है, अब अगर उसको अपना बार बार काम छोड़ के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसको बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वही किसान को सारी जानकारी उसके मोबाइल पे दे दी जाए, डिजिटल माध्यम से दे दी जाए,
तो उसको जो बार-बार ये कोर्ट के चक्कर, कचहरी के चक्कर लगाने हो रहे हैं, वो उसको लगाने नहीं होंगे। तो ये देखिए आपने जो पॉइंट्स देखे होंगे अधिकतर आपको नए लगे होंगे और इसी तरह का कंटेंट होता है यूपीएससी में जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाता है। अब देखिए आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये कुपोषण से लड़ने की चुनौती के बारे में है। दैनिक जागरण से इसको लिया गया है और अभी हाल में जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है उसमें क्योंकि भारत की रैंकिंग बहुत खराब है तो इसलिए इसके ऊपर काफी लेख आ रहे हैं। अब देखिए ये जो लेख है ये जो हमारा आर्टिकल है इसकी खास बात ये है कि जैसा कि यूपीएससी का एक आंसर लिखा जाना चाहिए ये ठीक उसी पैटर्न पे है। देखिए पहले क्या है इसमें बताया गया है कि वर्तमान में स्थिति क्या है। अब जाहिर सी बात है जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो इन चीजों को शॉर्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि समस्याएं क्या हैं। फिर इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए अभी तक कौन से कदम उठाए गए हैं देश में, यानी कुपोषण से निपटने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। लेकिन देखिए इसके बाद भी हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग छोड़ रहे हैं, जिनके लिए हम लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें कौन सी हो सकती हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। और अंतिम रूप से एक ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है। तो जैसा एक आपका आंसर होता है उसी पैटर्न पे ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं देखिए जल्दी से इसको। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है। क्योंकि इस सूचकांक में भारत श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है। इसलिए इस पर खास चर्चा हो रही है, यानी हम भारत जो है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पिछड़ गए हैं। 107 देशों में से केवल 13 देश ही कुपोषण के मामले में भारत से खराब स्थिति में है। वर्ष 2019 में भारत 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर था और 2018 में 103वें और अब हम पहुंच गए 107वें स्थान पे। इस सूचकांक के साथ जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी तो अल्पपोषित है एवं बच्चों में बौनेपन की दर 37.4% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में करीब 69 करोड़ लोग यानी 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं, यानी कि विश्व में अगर बात करें तो लगभग 69 करोड़ लोग कुपोषित हैं विश्व में। यद्यपि यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है जो अब 3.7% है। देखिए क्या है आपको सारा नया डेटा भी मिल रहा है, आपका डेटा भी सारा अपडेट होता जा रहा है, परंतु यह दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रश्न यह है कि आजादी के 74 वर्षों बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका है। यद्यपि आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ हरित क्रांति वगैरह हुई है और उसके बाद जो खाद्यान्न पहले जितना उत्पादन होता था उससे 5 गुना हो गया। अब हमारे यहाँ बहुत सारा अनाज तो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आबादी कुपोषित क्यों है? जब हमारे पास इतना अनाज है, एक्स्ट्रा अनाज है, तो आबादी कुपोषित क्यों है? तो कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता से नहीं जुड़ी है, बल्कि आहार क्रय करने की क्रय शक्ति कम होने के कारण है। अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ी हुई है मुझसे, उन्हें याद होगा कि माल्थस वगैरह कहते थे कि अनाज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आबादियां कुपोषित होने लगती हैं और अलग-अलग तरह की महामारियां आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि माल्थस गलत है। अनाज तो हमारे पास बहुत है, हमारे केस में अनाज की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? लोगों के पास क्रय शक्ति की, यानी कि लोगों के पास इस अनाज को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो गरीबी के कारण क्रय शक्ति कम होने एवं पौष्टिक आहार की कमी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। अब देखिए क्या है, अगर आप कुपोषित होंगे तो निश्चित रूप से आप कम काम कर पाएंगे, कम, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा समय आप अस्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी, आप कम काम कर पाएंगे। इससे आपके परिवार में निर्धनता है, कुपोषण का एक चक्र बन जाता है, यानी आने वाली जो जनरेशन है वो भी कुपोषित हो जाती है। ये सारी समस्याएं रहती हैं। इसी के साथ एनीमिया, घेंघा और बच्चों की हड्डियों के कमजोर होने की समस्या से शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। अब देखिए ये हम लोगों ने देख ली समस्या क्या है। हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो समस्या है वो अनाज का उत्पादन नहीं बल्कि लोगों की कम क्रय शक्ति है। अब बात आती है कि सरकार ने क्या कहा किया है इतने सालों में। तो यद्यपि सरकार द्वारा पिछले 2 दशकों में अल्प पोषण और कुपोषण पर काबू पाने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं, जैसे मिड डे मील योजना हो गई, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो गया, ई पोषण व्यवस्था अभियान हो गया, आईसीडीएस जिसे कहते हैं समेकित बाल विकास योजनाएं सेवाएं हो गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई जो कि भारत की बहुत फेमस है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर मनरेगा हो गया।
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए कुल कहने का देखिए मतलब यह है कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा कानून 2013 था, इसका उद्देश्य ही यही था कि सभी को अच्छा खाद्यान्न मिल सके, सभी को पोषण मिल सके। तो अब देखिए नीतियां तो अच्छी हैं, लेकिन इनका क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाया है, तो इसलिए क्या है कि हम जो इतना कह लीजिए जितना हमें ग्रोथ करना था, जितनी हमारी स्थिति में सुधार होना चाहिए था, वो सुधार हम नहीं कर पाए और वर्तमान में हमारी स्थिति खराब होती चली जा रही है। और इसका कारण क्या है कि योजनाएं तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। कुपोषण आर्थिक विकास की असमानता एवं विकास के असंतुलन का भी परिणाम है। देखिए एक बात और भी महत्वपूर्ण बताई गई कि हमारे देश में जो आर्थिक विकास है, उसका फायदा केवल कुछ ही लोगों को मिल रहा है। यानी कि आर्थिक विकास कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे देश में हैं जिनके ऊपर किसी भी समस्या का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अगर 2 दिन वर्क पे ना जा पाए तो तीसरे दिन उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ये जो असमानता है, इसकी वजह से जाहिर सी बात है जो ये हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, ये ज्यादा कुपोषित होंगे, ज्यादा इनके ऊपर इन समस्याओं का प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण मानव पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में असमर्थ है। यानी जो हमारे विकास में असंतुलन है, इसकी वजह से जो परिवार के परिवार हैं, वो अपने लिए जरूरत की जो चीजें हैं, उनको जरूरत के जो संसाधन है, उन्हें जुटा नहीं पाते हैं। और देखिए इसकी संख्या बहुत बड़ी है। भारत का किसान, देखिए किसानों की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, जो मजदूर वर्ग है उसकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो सारे वर्ग हैं, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और थोड़ी-सी भी कोई समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं के ऊपर होता है। अब देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में गरीबी, आहार की विविधता के प्रभाव, मातृ शिक्षा के निम्न स्तर आदि प्रमुख कारणों को कुपोषण के लिए जिम्मेदार माना गया है। यानी कि ये जो हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 है, ये गरीबी और आहार में जो विविधता नहीं होती है और इसके साथ ही मातृ शिक्षा का निम्न स्तर, यानी कि जो बच्चों की माँ है, उसकी जो शिक्षा नहीं हुई होती है, ये सब प्रमुख कारण कारण है जिसकी वजह से कुपोषण हो रहा है। देखिए आहार विविधता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पेट भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि सभी जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी तत्व हैं वो आपको मिले। इन पर ध्यान देने के साथ हमें जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। अब देखिए एक फिर से नया एंगल आ गया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे विस्थापन की सुरक्षा समस्या वगैरह। तो इससे क्या है, खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती आ गई है और इसका सीधा असर पड़ता है कुपोषण पे। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रत्येक को देखिए फिर नई चीज आई, कितने सारे देखिए इसमें अलग अलग डायमेंशन है। जलवायु परिवर्तन की बात की गई है, मातृ शिक्षा की बात की गई है, आहार की विविधता की बात की गई है, असमानता की बात की गई है, गरीबी की बात की गई है। अब यहाँ पे जनसंख्या का भी प्रभाव बताया गया है कि जनसंख्या के कारण प्रत्येक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है और साफ सफाई ना होने के कारण कुपोषण की समस्या और अधिक गंभीर रूप ले लेती है। देखिए ऐसे ही आपका सिविल सर्विस का आंसर होता है, जिसमें कि आप कुछ शब्दों में हर समस्या को समेट लेते हैं। कुपोषण का एक अन्य प्रमुख कारण है लैंगिक असमानता। देखिए फिर से एक नया एंगल आ गया कि जो पुरुष और स्त्री में भेद होता है, उसकी वजह से भी ये कुपोषण पाया जाता है। गरीब तबके की महिलाओं के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनके भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पुरुष के भोजन की तुलना में कहीं अधिक निम्न होती है। देखिए अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद भारत कुपोषण की दूर समस्या को दूर करने में कामयाब नहीं हो सका है। तो इसके लिए हमें कुछ संरचनात्मक बदलाव करने होंगे, यानी कि जो हमारी योजनाएं वगैरह हैं, उनमें हमें कुछ बदलाव करने होंगे। ऐसा करके ही 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत एवं 2030 तक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। तो इसके लिए कुपोषित परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यानी ऐसे परिवार जो कुपोषित है उनकी सरकार पहचान करे और उनको जिस तरह से जो कुछ भोजन वगैरह मिलना चाहिए, जैसा उनका आहार में विविधीकरण होना चाहिए, वो सारी चीजें की जाएं। इसके लिए भारत में पोषण के कार्यक्रमों को जन आंदोलन में बदला जाना चाहिए। सभी की भागीदारी हो, सभी की भागीदारी हो मतलब जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे कि पंचायत हो गई, जिला परिषद हो गई, जो सामाजिक संगठन होते हैं अलग अलग जगहों पे जैसे एनजीओ वगैरह, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी हो, यानी कि सभी को मिलाकर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की जाए। केंद्र एवं राज्यों के महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, खाद्य एवं अन्य विभागों के बीच आपसी समन्वय के साथ कुपोषण संबंधी कार्यक्रम को एक साथ सामूहिक रूप से लागू करने पर कुपोषण रूपी दुश्मन को जड़ से मिटाया जा सकता है। यानी कि देखिए, ये ऊपर कई सारे विभाग बताए गए और इन सभी विभागों की कहीं ना कहीं एक कह लीजिए भूमिका है कुपोषण को दूर करने में। अब होता क्या है कि इनके बीच में कोई समन्वय नहीं देखा जाता है। अगर ये सब मिलके कुपोषण के खिलाफ काम करें, यानी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय अपना काम करे, इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज है जो हमारा यानी पंचायतें वगैरह हैं, अगर ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें इन सभी का रोल है, तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे से लोगों तक जो कुपोषण के खिलाफ कह लीजिए जो लड़ाई है, उसको ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा। देखिए, जैसे ग्रामीण विकास के लिए जो आपकी अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, जो आपकी पंचायत है, ये सीधे तौर पे लोगों से जुड़ी होती है। वहीं पे जो मंत्रालय है, वो योजना बनाता है। तो जब मंत्रालय और पंचायती राज आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, मंत्रालय को बेहतर तरीके से पता होगा कि गांव की जरूरत क्या है और अच्छी योजनाएं बन सकेंगी। तो समन्वय का अपने आप में बहुत महत्व होता है। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को पोषण योद्धा घोषित किया जाए, यानी इन लोगों को कहा जाए कि ये पोषण योद्धा हैं। एक अच्छा सुझाव यहाँ पे दिया गया है। और इनसे और फिर देखिए, इन्हें काम क्या दिया जाए कि उन्हें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं का पालन करने वाली महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों के पोषण के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। यानी ये लोग साफ सफाई है, जो माता होती है उसका संतुलित आहार है, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार है, इस चीज की व्यवस्था करें। समय समय पर कुपोषण संबंधी डाटा का मूल्यांकन किया जाए, यानी हम लोग कहाँ पे हैं, समीक्षा की जाए। और जो लोग इन कामों के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। जैसे किसी को मान लीजिए किसी पंचायत को जिम्मेदारी दी गई थी कुपोषण के खिलाफ, तो जब वो काम नहीं कर पा रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि आपने भाई क्या किया है। गरीबी से निपटने और कुपोषण की दर को कम करने का रास्ता कृषि क्षेत्र से होकर जाता है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, अगर हम उसमें सुधार करेंगे तो उससे हम गरीबी और कुपोषण से लड़ सकेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है। तो जब कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में जनसंख्या का विकास होगा और वो कुपोषण की समस्या से बाहर आएगी। अब देखिए, एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन है, एक आशावादी यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि नए कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े उत्पादों पर विशेष ध्यान दिए जाने से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, जिससे इस समस्या की मुक्ति का द्वार खुलेगा। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले नवीनतम सुधारों के द्वारा भी इस समस्या को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। यानी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें जो कौशल विकास कार्यक्रम है, उससे लोगों को आय बढ़ेगी, क्योंकि जब उनका कौशल विकास हो जाएगा, तो उससे समस्या से लड़ने में सहायता मिलेगी। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इससे भी इसमें भी जो नए-नए सुधार किए जा रहे हैं, इससे भी कह लीजिए कि कुपोषण से लड़ने में सहायता मिलेगी। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत में 1700 लोगों पर एक ही डॉक्टर है। भारत को विश्व महाशक्ति बनने के लिए कुपोषण को जड़ से खत्म करना होगा। आगामी पीढ़ियों को कुपोषण और उसके चलते होने वाली बीमारियों से बचाकर ही नए भारत के निर्माण की नींव रखी जा सकती है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है और हर एंगल से मिल गया है। लैंगिक समानता, आपकी गरीबी, असमानता यानी समाज की असमानता, जलवायु परिवर्तन और इसके साथ ही स्वच्छता, यानी हर चीज का आपको कंटेंट मिल गया है। पर देखिए, होता क्या है, अब मैं जानता हूँ कि बहुत ही कम लोगों में ऐसा धैर्य रहा होगा जो यहाँ तक इस कंटेंट को देख पाए होंगे। अधिकतर लोगों ने ये सोचा होगा कि इसको अब हम बाद में देखेंगे। तो ये एक बड़ा कारण है असफलता का। क्योंकि देखिए, कंटेंट तो मौजूद है, लेकिन क्या आप में इतना धैर्य है, क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप उस कंटेंट को पूरा पढ़ें, अच्छे से समझें और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको याद रखें। ये आपकी सफलता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर दें।